वेलकम टू आवर सॉफ्ट मेट बाई उमा। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर 1/12/2025 का लगाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर 7 पेपर लगा चुके हैं। ये जो है आज का 8वां पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 दिसंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का साइंस का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, जब प्रिज्म में से सफेद प्रकाश प्रवेश होता है, जब जो है ये प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश प्रवेश करता है तो यह सात रंग के प्रकाश मिलते हैं। इसे क्या होते हैं? 7 रंग के प्रकाश मिलते हैं। और 7 रंगों के टूटना ही इसे क्या कहते हैं? वन विक्षेप कहते हैं। वन विक्षेप किसे कहते हैं? जब प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश प्रवेश करते हैं तो 7 रंग के प्रकाश मिलते हैं और प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही इसे क्या कहते हैं? वन विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है श्वेत प्रकाश वाइट प्रकाश में जाता है तो 7, ये क्या है? वाइट जो है असल में 7 रंगों का क्या है? 7 रंगों का मिक्सचर है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश बहुत तेज़ी से चलता है। लाल रंग का प्रकाश जो है बहुत तेज़ी से चलता है और बैंगनी रंग का प्रकाश उसकी चाल जो है बहुत कम होती है। चाल में अंतर होने से ही उनका होने में ये अलग अलग होते हैं। चाल में अंतर होने से ही ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न चाल से गमन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, किसी विलयन को अस्थायी तब तक कहा जाता है जब वह क्या हो? जब वह अविशुद्ध रहने पर भी विलयन के नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, इसमें हम लोग अगर नमक का घोल मिला के इसे चम्मच से हिलाते हैं तो क्या होता है? कुछ दबार या नीचे देखते हैं कि बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर ये नहीं बैठता है तो क्या हो गया? यह नहीं है, अविशुद्ध रहने पर भी विलय कण नीचे बैठते हैं। ये अशुद्ध नहीं है, इसलिए क्या हुआ? नीचे नहीं बैठ गया। इसलिए अविशुद्ध रहने पर विलय कण नीचे बैठते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। जब भी हम एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं, जब भी हम लोग एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? साल्ट के संग क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है, वाटर। ठीक, इसी की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इसी की जगह को उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसी की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीकरण कहते हैं। जब एसिड के साथ बेस को रिएक्शन कराया जाता है तो साल्ट और वाटर निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? उदासीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? यह जो है उदर में मेरुदंड के दोनों ओर होता है। यह जो है उदर में मेरुदंड के दोनों ओर होता है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क जो है उदर में मेरुदंड के दोनों ओर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा बी। यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? यह जो है बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को क्या करता है? बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? अंगूठा जो है यह बल और गति की दिशा बताती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें जो अंगूठा थंब जो है अंगूठा उंगली जो है बल या गति की दिशा को क्या करती है? दिशा को दर्शाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो कितना दिया है? 220 इंटू 220 बाई रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। इसको जो है किस में बदलना से जूल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना करते हैं? 60 से गुना करते हैं। काटते हैं 2 बार में 30 ये हो गया 1452 गुना 10 पर पावर 3। इसका आंसर होगा 1.45 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, 1.45 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको अशुद्ध धातु की एक पत्ती जिसे परिष्कृत किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अनुपात के नियम के अनुसार है? तो कौन से एसिड अनुपात के नियम के अनुसार है? जब जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। यह जो है सही है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। और बी नंबर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुपात अनुसार 3:8 होता है। ये भी जो है सही है। तीसरा देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 14:1 के अनुपात में विद्यमान है। यह जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण कृष्ण अंतर्द्रव्य जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कृष्ण दिखाई देती है? चलिए देखते हैं। हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर एक अंदर पाया जाता है एक पार्ट जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इससे कुछ पार्ट होते हैं जिसमें सतह पर क्या होते हैं? सतह पर राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कुछ सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम ऐसे ऐसे जो है बिंदु बिंदु ऐसा राइबोसोम पाए जाते हैं, जो देखने में खुरदरा नजर आता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जहाँ पर रफ नज़र नहीं आता है, वहाँ पर स्मूथ होता है, उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा सी, राइबोसोम। राइबोसोम जो है कैसा होता है? खुदरा पाया जाता है, इसलिए वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो है रुष्ण अंतर्देव जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुष्ण दिखाई देता है? रुष्ण दिखाई देता है मतलब खुरदरा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह जब किसी हाइड्रोजन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव क्या बनता है? अंतिम उत्पाद सदैव कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब किसी हाइड्रोजन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो यह अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ऐसे यौगिक जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हो गया CH4, C2H4 और C2H2, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या होते हैं? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं क्या होता है? उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है तो कोई भी हाइड्रोजन जलकर क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जाता है। जब ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में होता है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जलकर क्या रहता है? ऑक्सीजन के साथ पानी रहता है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, केवल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? साथ में जल बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? यह अधिक आयाम के चलते जो है एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि की तुलना क्या होती है? अधिक आयाम होते हैं। अधिक आयाम उसमें होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? अगर एक व्यक्ति जो है अगर बस के अंदर खड़ा है, ठीक है, और अचानक बस रुक जाता है तो उसके नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? बस के गति में आता है, नीचे वाला रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला स्थान क्या होता है? बस इस में आगे चलता रहता है। इसके कारण वो क्या हो? आगे की ओर गिर जाता है। इसको क्या कहते हैं? यह जो है जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन के जड़त्व का नियम होता है। इसे भी क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूटन का गति का पहला नियम। नेक्स्ट सवाल।
देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नर मानव जननतंत्र का हिस्सा नहीं है? तो डिम्ब वाहिनली, यह जो है महिला का जननतंत्र है। गर्भाशय जो है महिला का ही है, योनि भी महिला का, फीमेल का ही है। लेकिन नर पृष्ठ ग्रंथि यह जो है नर मानव का है, नर मानव का जनन तंत्र है, नर मानव का जनन तंत्र है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाना का उदाहरण है? तो यह जो है इंटरक्रॉपिंग, अंतर संयन, इंटरक्रॉपिंग। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में गेहूं और चना की एक साथ उगाता है, लेकिन वह उन्हें बिना व्यवस्था कहीं बोता है। जैसे एक गेहूँ, फिर गेहूँ, उसके बाद चना, ठीक है। जैसे दो कटार गेहूँ का और एक कटार चना का बोता है। जिससे क्या होता है, इसमें फसल में जितने भी नाइट्रोजन पोटेशियम होता है, वो क्या होता है, उनकी कमी नहीं होती है और इससे फसल अच्छे उगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ उगाना क्या उदाहरण है? इंटरक्रॉपिंग का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर 7 रंगों के बैंड को जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई से सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। ठीक है, सूत्र इकाई की परिभाषा किससे होती है? किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, इससे जो है ये सूत्र इकाई की परिभाषा होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है, गति जो है, मूल मान का क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो पहले क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, जब बढ़े कितना हो गया, 2 इंटू एम इंटू 4 वी स्क्वायर। तो ये मूल मान का क्या हो गया, 4 गुना हो गया। जबकि स्पिन का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गति ऊर्जा जो है वह जो मूल मान के 4 गुना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है। द्रव्यमान स्थिर लेकिन भार क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एम वस्तु है, इसका एम इंटू जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जिससे चंद्रमा पर अलग होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण बहुत कम होता है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में कुल मिलाकर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तित होगा, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहेगा। इसका भार जो है क्या होगा, परिवर्तित रहेगा, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा। पृथ्वी पर भी इसकी अलग अलग, ध्रुव पर भार अलग होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है। ठीक है, इसका जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार क्या होता है, भार
परिवर्तनशील हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कण होते हैं, इनमें कौन शामिल होता है? तो जो परमाणु होता है उसके अंदर जो है ये परमाणु एटम, जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या आता है? न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन जो है नाभिक अंदर नाभिक अंदर जो है न्यूक्लियन किस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले परमाणु कण होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियन में जो है क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है? तो पाठनियम यह जो है खरपतवार है, इसको जो है गाजर घास भी बोल जाता है। पाठन का उसको क्या बोल देता है? गाजर घास भी बोला जाता है। ठीक है। खरपतवार का उदाहरण और भी उदाहरण है, जैसे सैंथिलियम, यह भी खरपतवार है। इसको जो है गोखरो कहते हैं। ठीक है। अगर खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो जो पौधा लगाएंगे वह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है खरपतवार को हटाया जाता है। तो कृषि भूमि में निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों को लाभदायक होता है? पाठनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? गाजर घास कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ट्रक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, ट्रक आगे की ओर ढकेलने वाला प्रतिबल क्या है? कोई भी ट्रक जो तैरता है वह पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, जिससे पानी जो है उसको ट्रक को आगे की ओर ढकेलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा पानी जो है ट्रक को आगे की ओर ढकेलेगा। अगर एक ट्रक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तो ट्रक को आगे की ओर ढकेलने वाला प्रतिक्रिया बल जो है पानी ट्रक को आगे की ओर ढकेलेगा। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, यह जो है कोशिका का एक संरचनात्मक भाग नहीं है। कोशिका जो होती है ये कोशिका बाहर सबसे बाहर को क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति, ये सब क्या है? कोशिका का संरचनात्मक भाग है, लेकिन हीर जो है इसका भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कोशिका का संरचनात्मक संगठन का भाग कौन सा नहीं है? हृदय जो है वह कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? ये जो है शकरकंद की जड़ें जो है नए पादपों को जन्म देती हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनके जन्म के माध्यम से नया पौधा होता है, जैसे शकरकंद उगता है। और कुछ जो है पत्तियों के माध्यम से नया पौधा उगाते हैं, कुछ तने के माध्यम से पौधा उगाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? कायकी प्रवर्धन कहते हैं। जो पौधे होते हैं जड़, तना या पत्तियों के माध्यम से प्रजनन कराते हैं, अपने नए पौधों को उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायकी प्रवर्धन कहते हैं। जैसे ब्रायोफिल्म जो है ब्रायोफिल्म जो है यह पत्ती के माध्यम से
नए पौधों को उगाते हैं, ठीक है। और जैसे आलू आलू जो है या आलू जो है वह तना के माध्यम से नए पौधों को उगाता है। और इसमें शकरकंद जो है वह जड़ के माध्यम से नए पौधों को उगाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको जो है संतुलित करना है। अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कौन है? इसमें जो है 2C2H6 प्लस 7O2 इक्वल टू 4CO2 प्लस 6H2। इसमें कार्बन कितना दिया है? 2 2 4। इसमें भी कार्बन कितना है? 4। इसमें हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12। इसमें कितना दिया है? 6 दूनी 12। और इसमें जो ऑक्सीजन 7 दिया है, इसमें ऑक्सीजन जो 14 दिया है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ऑक्सीजन है। तो इसमें भी ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 8 8 8 6 14, 8 से 14। तो इसका सही बैलेंस संतुलन क्या होगा? 2 7 4 6। तो ये था हम लोग का आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग और एक नए पेपर के साथ। तब के लिए थैंक यू।